आधा हुआ है। तुम्हारी आवाज तो आती नहीं है, तुम खुद से बात करती रहती हो बस। माइक बहुत दूर है क्या? रेडियस ऑफ गायरेशन तक हुआ है बाकी। अच्छा अच्छा, रेडियस गायरेशन कर लिया है। ये क्या हो रहा है? क्या मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली डेरिवेशन करके जाना नहीं, मोमेंट ऑफ डेरिवेशन। हाँ, आई इक्वल एम आर स्क्वायर डेरिवेशन आ सकता है। नहीं, और भी ना तीन चार डेरिवेशन दिए हुए हैं एसएलआर। वो नहीं करना है, ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डराइव नहीं करना है। जैसे कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डराइव वो नहीं करना है। डिस्क का नहीं करना है, वो सारा नहीं करना है हमें। वो सब याद करके चली जाओ सिर्फ क्या। फॉर्मूला याद करना है उनका। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वो सारा कोर्स में नहीं है अब। ठीक है। सो ऑल दैट स्टफ इज नाउ आउट ऑफ द सिलेबस। ये क्या हो रहा है आज? कितने वेटेज मिल चुका है तुम्हें? हाँ, रोटेशनल पूरा 9 मार्क्स का आता है। अच्छा। और मोशन इन 3D और एनएलएम 1717 का आ रहा है। चलो दैट इज, वो तो तुम्हारे ढंग से हो चुका है। कोलिजन। Suppose you have an object of mass m1, it is moving with velocity u1. Another object of mass m2, it's moving with velocity u2. They're moving in the same line and such that u1 is more than u2. तो जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, एंड ऑब्जेक्ट विच इज इन फ्रंट इट हैज लेसर वेलोसिटी। ठीक है। सो u1 इज मोर देन u2, तो क्या होगा? आप इन अ वाइल आफ्टर सम टाइम, क्या वो संविद आज तुम ऑनलाइन कर रहे हो? Yes, sir. So they will collide. This is before collision. डायग्राम बना लो। ड्यूरिंग collision क्या होगा? They will exchange, there will be change in velocity, momentum, kinetic energy, and the forces would be internal to the system. That is, ये मास इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला मास इस पे फोर्स लगाएगा. So they'll apply force on each other, and these forces are internal to the system. श्योर डायग्राम बना लो. And this is during collision. और जिया मार्क्स मिल गए? नहीं? अभी हमारी टीचर वापस नहीं आई है, बट दूसरी टीचर जो है सब्स्टिट्यूट वो चेक करना शुरू कर चुकी है, वो बोल रही है। चलो, जब तक मार्क्स नहीं मिले तुम मस्त रहो, वरना फिर तो तुम तो वैसे 5 मार्क तो वैसे भूल गई थी, तुमने देखा नहीं था पेपर। सर 6 मार्क। 6 मार्क, हाँ। तो अब ड्यूरिंग द कोलिजन द फोर्सेस आर इंटरनल टू द सिस्टम। यहाँ पे मैंने दोनों दोनों मासेस को एक सिस्टम मान लिया। तो एक मास उस पर फोर्स लगा रहा है, आई कैन से दैट फोर्स on 2 because of 1. This is force on 1 because of 2. F12 is equal to F21. They are equal and opposite. And these are internal to the system. So there is no external force acting on the system. So when there is no external force acting on the system, you know that dp by dt, rate of change of momentum, equal to force applied. We have done this, है ना? According to Newton's second law, rate of change of momentum equal to the force applied. तो जब सिस्टम पे फोर्स एक्सटर्नल नहीं है, if there is no external force acting on a system, तो क्या होगा? It would imply dp by dt is equal to 0, or that will give you, P is constant. hmm, हाँ. So this will give you dp is equal to
0. dp is nothing but change in momentum, which is final minus initial, and as a result momentum will be conserved. इसको तुम चाहो तो अलग से भी लिख सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये एज इट इज का स्टेटमेंट, और ये छोटा सा बच्चा डेरिवेशन 2 मार्क का भी आ सकता है कि दैट स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड derive it. सो इफ, तो पहले एक बार ये लिख लो, फिर बताता हूँ क्या है इसका मतलब, स्टेटमेंट क्या होगा। और नंदिनी लास्ट क्लास का रिवाइज किया? क्यों? तो मैं लॉज ऑफ मोशन कर रही थी। अच्छा, टेस्ट के लिए आज तुम दो टेस्ट दोगे ना? हाँ जी। जिया, दिव्शा, नंदिनी। सर मैं ऑनलाइन? कल दे दूँ। हाँ कल। मैं कल नहीं। ऑफलाइन वहीं पे दोगी? नहीं ऑनलाइन ही मतलब। अच्छा, नंदिनी तुम कब दे रही हो आज? तो मैं आज दे दूंगी, जो कल वाला टेस्ट है ना वो मैं संडे को दे दूंगी। ठीक है। एंड दिव्शा कुछ बोल रही है, अभी देना चाह रही है तो क्लास के टाइम में ही बोलो। क्या मैं भी कल दे सकती हूँ? ठीक है। देखो सर, कल से मैं सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ी हुई, मुझे केमिस्ट्री खत्म कर। ठीक है, तो नंदिनी यू राइट टुडे ना? ऑल राइट। सो इसका स्टेटमेंट लिखो। इफ no external force, if no external force is acting, if no external force is acting on a body or system of bodies, or system of bodies, then its total linear momentum, its total linear momentum remains conserved. Then its total linear momentum remains conserved. तो ये इसका स्टेटमेंट है। मैंने लीनियर मोमेंटम स्पेसिफिकली इसलिए लिखा है बिकॉज रोटेशनल वाले चैप्टर में विल कम अक्रॉस सिमिलर लॉ, वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वो भी आ सकता है, दिवशक पढ़ लेना उसको, मैंने बताया ना, एप्लीकेशन भी बताया था तुम्हें। तो वहां पे लीनियर मोमेंटम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो जाएगा डीएल बाई डी टी। एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स की जगह मोमेंट ऑफ फोर्स आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। तो जिस तरह से ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स का काम होता है, रोटेशनल मोशन में टॉर्क का काम होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स का काम होता है। तो दैट इज लीनियर कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम। थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ इससे थोड़ा हटके, जैसे कि गन एंड अ बुलेट। ठीक है, गन का मास m है, मास ऑफ द बुलेट इज m, स्मॉल m। जब तक तुमने बुलेट को फायर नहीं किया है तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना हो गया? मोमेंटम ऑफ द गन वुड बी 0 बिकॉज रेस्ट पर है। Bullet is also at rest, momentum will be 0. The moment you fire it, so whatever chemical, powder is there inside it, जिससे कि explosion होता है in a controlled manner, वो सारा internal to the system होता है। तो bullet will move with velocity, say v, तो bullet का momentum आ जाएगा m into v, whereas the gun will recoil with velocity capital V, इसको छोटा v लेते हैं। The gun will recoil with velocity with capital V। तो 0 इज इक्वल टू एम वी प्लस एम स्मॉल वी। तो यहां से हम रिक्वायर्ड वेलोसिटी द गन निकाल सकते हैं, बिकॉज व्हेन यू फायर अ बुलेट द गन वुड बी मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड इट्स बिकमिंग गिवन बाय दिस फॉर्मूला। इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है एक, फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। सो इसीलिए एनएसएस में जो फायरिंग सिखाया जाता है उसमें ये कहा जाता है कि यू होल्ड द गन ऑन योर शोल्डर टाइटली। तो when you hold a gun tightly on your shoulder, your body mass is added with the mass of the gun. As a result, recoil velocity कम हो जाएगी। अदरवाइज सपोज तुमने गन को ऐसे फायर किया, ऐसे रख के, तो गन विल रिक्वायल
और तुम्हारे मुंह पे आके लगेगी वो। अगर किसी पाइप में पानी बहुत स्पीड से जा रहा है, तुम उसको होल्ड करने की कोशिश करो तो पीछे की तरफ जाता है वो। जैसे कि राइड्स वगैरह में क्या होता है, पुलिस वाटर कैनन यूज करती है ना, वो तो वाटर कैनन में पानी बहुत स्पीड से निकलता है, तो उस पाइप को होल्ड करना बड़ा मुश्किल काम होता है, बिकॉज पाइप पीछे की तरफ भागता है। तो हमने मैकेनिकल में पढ़ा था एक वाटर हैमर। जैसे जब तुम नल को खोलते हो तो नल से पानी निकलता है स्पीड से, तो उतना ही फोर्स वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मारता है। When the water is gushing out, it will apply equal force in opposite direction because of reaction. So that is called water hammer. तो अगर नल को सडनली खोलोगे तो नल के ऊपर पीछे की तरफ प्रेशर लगता है, फोर्स लगता है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी। इसमें छोटा न्यूमेरिकल आ सकता है। सो इट इज एडवाइज टू होल्ड द गन राइट टाइटली ऑन योर शोल्डर सो दैट मास ऑफ द गन एंड मास ऑफ द पर्सन फायरिंग इज कंबाइंड। तो जब वो कंबाइंड हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा मास हो जाएगा। जब ये बहुत बढ़ जाएगा तो मतलब रिक्वायर्ड वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये आ सकता है, हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो एज द फोर्सेस आर इंटरनल टू द सिस्टम, they will exchange momentum, kinetic energy, and after collision ये situation है। This mass is m1, it's moving with velocity v1. The second mass is m2 with moving with velocity v2, and now v2 will be more than v2 will be more than v1. So during collision, conservation of momentum will be holding true all the time because the forces are internal to the system. तो किसी भी कोलिजन में हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो होगा, एज फोर्सेस आर इंटरनल, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, सो मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। इनिशियली दे वर अप्रोचिंग ईच अदर, तभी वो कोलाइड कर रही थी। तो देखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? u1 minus u2। एंड आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी कम होगी, आगे वाले की ज्यादा, उससे सेपरेट होते जाएंगे, वरना बार बार टकराते ही रहेंगे वो तो। m1 की डायरेक्शन m2 की डायरेक्शन की तरफ होगी। हाँ, वो डिपेंड करता है, मासेस पे भी डिपेंड करता है। अगर मान लो M2 बहुत बड़ा मास है, कोई कुत्ता भागता हुआ आ रहा है, वो हाथी से टकराएगा तो क्या होगा? हाथी तो वहीं खड़ा रहेगा, कुत्ता पीछे डायरेक्शन में जाएगा। जैसे तुम्हें बॉल को फेंका दीवार पे भाई, तो बॉल वापस आती है तुम्हारी तरफ। तो मास का रेशियो डिसाइड करता है कि तो वो किधर जाएगा। तो अभी हमने इसको, ये सारे वेक्टर इक्वेशंस बनेंगे अभी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन दे आर सेपरेटिंग, ये आगे चला गया, ये पीछे रह जाएगा, उसकी वेलोसिटी कम है। v2 minus। तो सबसे पहली बात, वॉट एवर बी द टाइप ऑफ कोलिजन, मोमेंटम का कंजर्वेशन होल्ड करेगा। दैट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। मोमेंटम विल बी ऑलवेज कंजर्व्ड। यहाँ पे सिस्टम में क्या है? सिस्टम का मतलब है दो मासेस। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा इसका? m1u1 प्लस m2u2, एंड दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन। मान लो हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। तो जो पार्टिकल इधर से आ रहा है उसकी वेलोसिटी तुम नेगेटिव लेके करोगे, ठीक है। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो प्लस हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम कितना होगा आफ्टर कोलिजन? m1v1 प्लस m2v2, इक्वेशन नंबर 1। So momentum will be always conserved whether whichever type of collision is this. ये इक्वेशन हमेशा होल्ड करेगी। This is a constant called coefficient of restitution. इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल e। It is coefficient of restitution
represented by E. It's a dimensionless number, and it's always the ratio of velocity of separation divided by velocity of approach. The velocity of separation क्या था? V2 minus V1 divided by velocity of separation. U1 minus U2. This is a dimensionless number, and its value decides the extent of collision. Its value decides the extent of collision. मतलब किस extent तक उन दोनों में एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का और मोमेंटम का ट्रांसफर हुआ है. So this decides extent of collision. लिख लिया? अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है उस सिचुएशन में E will be 1. In a perfectly elastic collision, coefficient of restitution की वैल्यू 1 होती है. मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एंड E तो 1 हो ही गया. तो अगर E की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा? V2 माइनस V1 ओवर U1 माइनस U2 आ जाएगा. दैट इज U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1. तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं. तो एक क्वेश्चन भी आ सकता है लाइक फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन प्रूव दैट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1. लिख लो. prove that in a perfectly elastic collision, prove that in a perfectly elastic collision, coefficient of restitution is 1. तो विल प्रूव दैट E की जो वैल्यू है वो 1 है. कैसे करेंगे देखो. अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वही डायग्राम बना लो. M1 M2 velocity U1 velocity U2 after collision it has velocity V1, it has velocity V2. हमें V1 हमें रेशियो निकालना है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का. ठीक है. तो सबसे पहले कंजर्वेशन मोमेंटम वो अप्लाई कर देते हैं. लिखो यूजिंग कंजर्वेशन मोमेंटम M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2. जो आप अभी कर रहे हैं उसको याद करते जाओ साथ साथ.
So this is conservation of linear momentum. Then what you do is m1 की टर्म्स एक साइड में ले लो, तो you will be u1 minus v1. m2 की टर्म राइट साइड में ले लो, टेक m2 कॉमन. ठीक है. लिख लिया सम्मित? Then, in a perfect elastic collision, kinetic energy also conserved using conservation of kinetic energy. तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा? सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर. दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, राइट? फाइनल क्या होगी काव्या? फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम Same m1 half m1 v1 स्क्वायर, square plus half m2 v2 square. राइट. अब इसमें भी वही करते हैं, थ्रू आउट तो हाफ काट दो पहले, हाफ विल कैंसिल. ब्रिंग m1 की टर्म ऑन द लेफ्ट साइड, m1 को कॉमन ले लो, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और m2 की टर्म राइट में ले जाओ, टेक m2 कॉमन. साथ साथ याद करते जाओ, एग्जाम सबके नजदीक आ चुके हैं अब. जस्ट लर्न इट. अब चुपके से इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो. देखो क्या आता है. डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1. डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1. तो क्या आएगा? m1 u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर डिवाइड बाय m1 u1 minus v1. This is m2 v2 square minus u2 square divided by m2 v2 minus u2. ठीक है. m2 से m2 कट गया, m1 से m1 कट गया. अब तुम न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर लो. तो u1 minus v1 u1 plus v1 divide by u1 minus v1, and the right side is v2 minus u2 v2 plus u2 divide by v2 minus u2. हमने न्यूमरेटर फैक्टराइज कर लिया. ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा. सो u1 plus v1 is equal to v2 plus u2 आ गया है ना. और u1 minus u2 is equal to v2 minus v1, और 1 is equal to v1 minus v2 minus v1 divided by u1 minus u2, which is nothing but coefficient of restitution. So you get 3 marks for this. Prove that coefficient of restitution is 1 for perfectly elastic collision. और न्यूमेरिकल है तो तुम्हें यूज ही कर सकते हो, इसको यूज कर लो और मोमेंटम यूज कर लो, फिर सॉल्व कर लो क्वेश्चन को. इसमें एक और क्वेश्चन आता है that you need to derive the final velocities v1 v2
if the collision is perfectly elastic, लिखो. It could be a 5 marker also along with a numerical, otherwise 3 marks. Write a question. If two bodies M1, M2, if two bodies M1, M2 moving with velocities U1, U2, moving with velocities U1, U2 collide perfectly elastically, collide perfectly elastically, then find the formula for, then derive the formula for their final velocities after collision. Then derive the formula for their final velocities after collision. ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3 मार्क का आ सकता है, छोटा न्यूमेरिकल दिया हो तो 5 का भी आ सकता है. तो इसमें ऑलरेडी गिवन है दैट द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक. सो विल स्टार्ट विद दिस डायग्राम. बना लो डायग्राम आंसर में एंड कंजर्वेशन मोमेंटम यूज कर लो. हमें U1 U2 दे रखा है, M1 M2 दे रखा है, हमें V1 V2 फाइंड करना है. तो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? फाइंड V1 V2 इन टर्म्स ऑफ M1 M2 U1 U2. ठीक है, क्या हुआ दिव्या, नजर नहीं आ रहा? तो डायग्राम बनाओ, ये इक्वेशन लिख लो. जीएस स्कूल में क्या हो रहा है? रोटेशनल मोशन. अच्छा, रोटेशन की मैंने क्लासेस अपलोड कर दी हैं, ग्रेविटेशन भी कर दूंगा, रोटेशन के मैंने नोट्स भी दे दिए हैं ना. बट एटलीस्ट सॉल्व एग्जाम्पल मेरी वाली बुक से कर लेना. तो कंजर्वेशन मोमेंटम हो गया. आगे लिखो एज कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक. तो क्या होगा? V2 माइनस V1 बाय U1 माइनस U2 कितना होगा? 1. और यू कैन से U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1, क्योंकि कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक है. As collision is perfect elastic, E would be 1. तो अब एक काम करते हैं, हमें पहले V2 निकाल लेते हैं. ठीक है, इसमें M1 V1 आ रहा है, तो V1 कैसे कैंसिल होगा? जब इसमें M1 V1 मैं ऐड कर दूं, इस इक्वेशन को M1 से मल्टीप्लाई कर लो. मल्टीप्लाई बाय M1. इस पूरी इक्वेशन को M1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? M1 U1 M1 U2 M1 V2 minus M1 V1. We'll get rid of M1 V1. अब इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर लो. इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करो. अगर हम चाहते तो यहां से V1 को भी रिप्लेस कर सकते थे. ठीक है, दूसरा मेथड होगा, यहां से V1 निकालो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो. ठीक है, उससे भी वही आंसर आएगा.
तो दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा, 2m1u1। दिस प्लस दिस कितना हो गया, m2u2 माइनस m1u2। राइट साइड में m1v1 कट जाएगा, तो क्या आएगा, m2v2 प्लस m1v2। सो वी बेसिकली गॉट रिड ऑफ v1। अगर तुम्हें मल्टीप्लिकेशन बिजनेस नहीं करना है तो यहाँ से v1 निकालो और v1 को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, उससे भी आंसर आएगा। कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो आप। यहाँ से u2 कॉमन चाहो तो ले सकते हो। राइट साइड में v2 कॉमन है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर v2। v2 is 2m1 u1 by m1 plus m2 plus m2 minus m1 by m1 plus m2 into u2. So we have derived the formula for velocity of the second particle. We have v2 now. इसको दोबारा से देख लो, ऐसे याद कर लो। अब v1 निकालने के लिए क्या करोगे, v1 निकालने के लिए हमें v2 को हटाना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए इसको m2 से मल्टीप्लाई करो एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर कर लो। मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय m2 एंड देन सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 2 कर लेना। ये लिख लिया इतना, लिख लो फिर। सम्मित क्या हो रहा है स्कूल में, आज क्या हुआ। सम्मित, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो क्या हुआ आज स्कूल में। सर, न्यूमेरिकल सॉल्व करा। फिजिक्स के। यस। अच्छा, तो अब इस इक्वेशन को मैं इसको अब लिख लिया काव्य। Yes, yes. So this time we are multiplying it by m2. So m2u1 minus m2u2 is equal to m2v2 minus m2v1, इक्वेशन 3। हमें इस बार m2v2 को हटाना है, तो let's do 1 minus 3. Subtract third equation from the first. First we have multiplied by m2, now we subtract it. v1 आ जाएगा। m1u1 प्लस m2u2, ये वाला सब्ट्रैक्ट किया ना तुमने, तो माइनस m2u1 माइनस
M2U2 लेफ्ट साइड आ गया। ये भी सब्ट्रैक्ट करोगे क्या करेगा, M2V2 कट जाएगा। सो M1V1 प्लस M2V1 आएगा। देखो चेक करो इसका। 1 - 3। इक्वेशन 1 था मोमेंटम वाला। इक्वेशन 1 वाज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, इसमें से U2 कॉमन आ जाएगा, नहीं ऐड हो जाएगा इनफैक्ट। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ऐड हो जाएगी, 2M2U2 हो जाएगा वो। ये U1 है ना। ठीक है। This and this I'm taking U1 common। ये दोनों ऐड हो गए, 2M2U2। राइट साइड में V1 कॉमन आ गया, M1 प्लस M2। फिर M1 प्लस M2 से डिवाइड कर दो, V1 का फॉर्मूला आ जाएगा। तो V1 में M2U2 आ रहा है, जबकि इसमें V2 में M1V1 आ रहा था वहां पर। दिस वाज M2 माइनस M1, दिस इज M1 माइनस M2। रिवर्स हो गया ये U2 था, ये U1 आ गया। If you can remember these two results, you can directly use these formulas also. This was derivation। ये दोनों फॉर्मूले न्यूमेरिकल में भी काम आएंगे। अगर याद नहीं होंगे न्यूमेरिकल में तो सिर्फ ये दो चीज याद कर सकते हो, एंड यू कैन सॉल्व न्यूमेरिकल। अगर E की 1 की जगह कुछ और दिया तो वो वैल्यू हो जाएगी। Just go through this entire derivation. If you have any doubt, ask me. डेरिवेशंस को लर्न करना है, याद करना है, लिख लिख के याद करो, समझ के। हम्म से डिवाइड कर दिया ना, M1 प्लस M2 से डिवाइड कर दिया, ये कॉमन ले लिया ना, V2 कॉमन ले लिया। हाँ बोलो। सर ये M1 प्लस M2 नहीं होना चाहिए, कौन सा? जो ये 1 - 3 जो किया हाँ, उसमें लास्ट लाइन में M1 - M2 × U1 लिखा है, वहां पे प्लस नहीं होना चाहिए। ये M1U1 है, ये M2U1 है। इन दोनों को लिया मैंने, ये और ये टर्म, इनमें से U1 कॉमन ले लिया, जो मैं अंडरलाइन किया ना रेड से। क्योंकि वो चार वो बदल जाता है साइन। ठीक है। ठीक है, काव्या समझ में आ गया? Yes, sir. अगर तुम्हें मल्टीप्लाई करके नहीं करना है ना तो यहाँ से भी कर सकते हो डायरेक्टली। एक बार V1 को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, V2 आ जाएगा। एक बार V2 को सब्स्टिट्यूट V1 आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हो। इक्वेशन 1 में
कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली जो इक्वेशन है उससे v2 निकाल के डाल दो, v1 आ जाएगा, v1 डालो v2 आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हो। अब इस पे कुछ कंसेप्चुअल्स आ सकते हैं, वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे बिलियर्ड्स में क्या होता है, सारी बॉल सेम साइज की होती, कलर्स डिफरेंट होते हैं, स्नूकर में भी। तो लेट्स टेक ए केस व्हेन द collision इज perfectly इलास्टिक, ठीक है, एंड masses are equal, m1 equal to m2। तो अगर ये केस होगा, what will be v1 and what will be v2, tell me। Given collision is perfectly elastic and the two objects have the same mass, identical mass, tell me what will be v1 and what will be v2। फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। V2 will be U1 and V1 will be U2. तो इस फॉर्मूले में अगर तुम m1 इक्वल टू m2 डाल दोगे तो जीरो हो गया, ये तो श्योर है, ये जीरो हो गया ना पूरा, m1 दोनों इक्वल है, ये जीरो हो गया। दिस इज 2m1 u1, दिस इज 2m1 हो जाएगा, मासेस इक्वल है, 2m2 कट जाएगा, तो v1 बन जाएगा, v2 हो जाएगा u1। इसमें m1 m2 को सब्स्टिट्यूट इक्वल कर दोगे तो ये जीरो हो जाएगा, 2m2 u2 बाई 2m2 हो जाएगा, 2m2 कट जाएगा, ये हो जाएगा u2। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन? द वेलोसिटीज आर एक्सचेंज्ड, वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज हो गई। m1 की वेलोसिटी u1 थी, अब v2 m2 की हो गई, m2 की वेलोसिटी u थी, जो m1 की वेलोसिटी बन गई। So if it's a perfectly elastic collision, masses are equal, the velocity will be interchanged। Statement लिख लो। In a perfectly elastic collision, if masses are equal, masses of two colliding bodies are equal, their velocity will be exchanged। कई बार तुमने स्नूकर के गेम में नोटिस किया होगा, so this is ball number 2, this is ball number 1, ये रेस्ट पर है, ठीक है, दिस इज एट रेस्ट, u2 जीरो पर है, इसको तुमने इससे हिट किया u1 से, तो आफ्टर कोलिजन क्या होता है, 1 जो है वो रेस्ट पे आती है, and the second ball will move with velocity u1 because exchange हो गई velocities। हमेशा तो नहीं यार। नहीं, हमेशा नहीं होता, बट perfectly elastic उसमें डिपेंड करता है कि because the angle at which you hit it, you know, that also decides whether it's perfect elastic or not। जनरली स्नूकर में क्या होता है कि 2 डायमेंशनल कोलिजन होती है, दे गो इन द डिफरेंट डायरेक्शंस, दैट इज 2 डायमेंशनल कोलिजन, बट 1 डायमेंशनल कोलिजन में ऐसा हो जाएगा। मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज दिस अ पेंडुलम, यहाँ पे एक बॉब है रेस्ट पर, और बॉल को हम यहाँ रख लेते हैं, रेस्ट पर रख लेते हैं, एंड एक दूसरा पेंडुलम वो यहाँ से चल आ रहा है, मूव करता हुआ आ रहा है, तो क्या होगा, यस, आफ्टर कोलिजन ये यहाँ पे रुक जाएगा, ये आगे चला जाएगा। The velocity will be exchanged if it's perfectly elastic collision। क्या हुआ दिव्या, कुछ गड़बड़ है? एक बार फिर से बोल सकते हो? हाँ, आप एक बार फिर से बोल सकते हो? मैं अभी अच्छा, नहीं, परफेक्ट इलास्टिक नहीं हो तो हो सकता है कि ये भी मूव करे, ये भी मूव करे, और अगर कंप्लीटली इलास्टिक होगी तो दोनों बॉडी स्टिक हो जाती है, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन में। हाँ, क्या बोलो? क्या आप रिपीट कर सकते हो? आपने पेंडुलम वाला क्या? पेंडुलम में क्या था, एक दो मासेस हैं सेम, राइट, एक पेंडुलम से उसको हमने रिलीज किया, दूसरा यहाँ पे रेस्ट पे रखा हुआ है, तो अगर ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होगी तो जो पेंडुलम वाला बॉब है वो आके यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है, और ये वाला उसी की स्पीड से 9 2 11 हो जाएगा, आगे चला जाएगा।
क्या हुआ घर नंदिनी, पढ़ाई वढ़ाई हो रही है बढ़िया से? गुड। पढ़ना में थोड़ा सा डिफरेंस है बस, वर्क हार्डली और वर्क हार्ड। अब तक वर्क हार्डली हो रहा था, वर्क हार्ड कर लो। नहीं, पहले पढ़े रहते तब पढ़ने लगो। डे और डे का डिफरेंस है। उतने उसमें कितना अच्छे सारे काम हो जाएंगे, घर वाले तुम्हारे फैन बन जाएंगे फिर, खुश। राइट। अब सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड सिचुएशन, M2 is capital M, M1 is small m, and capital M is very large compared to small m. और जो लार्ज मास है वो रेस्ट पर है, ठीक है। और ये U1 वेलोसिटी से हिट कर रहा है। तो आफ्टर कोलिजन आई वांट टू नो व्हाट इज V2 एंड व्हाट इज दिस, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ये इसको इधर ले लेते हैं। V1 is question mark and V2 is question mark। M कैपिटल M बहुत बड़ा है। मान लो एक हाथी बैठा हुआ है या कुत्ता भागता हुआ आकर उसे टकरा गया। प्रैक्टिकल सिचुएशन। या कोई भैंस बैठी हुई है, चूहा आके उसे टकरा गया। Sir, हाँ। will V1 be same as U1? U1 Will V1 equal to U1? नहीं, V1 फॉर्मूला यूज करो ना यहाँ पे, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, अच्छा, इससे आइडिया लगेगा तुम्हें। चीटिंग करो, जो बोर्ड में मैंने फॉर्मूले दिए उनको यूज करो, उससे आंसर आएगा। कंडीशन यूज कर लो जो गिवन है। कैपिटल M इज वेरी लार्ज कंपेयर टू स्मॉल m। तो जैसे तुम V2 निकालना चाह रहे हो, तो V2 कैसे आएगा? 2 small m U1, कैपिटल M इज वेरी लार्ज, तो ये ऐड हो गया इसमें, प्लस दिस इज कैपिटल M माइनस स्मॉल m, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। U2 क्या था? U2 तो जीरो था ना? V2 0 V2 to U1 आ रहा है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, V2 जीरो आएगा बिकॉज दिस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। 2m1 U1 को तुम बहुत लार्ज मास से, capital M is very large, that means small m by capital M is almost zero। ठीक है। तो हाथी बैठा हुआ तो बैठा रहेगा, रेस्ट पे ही रहेगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। सपोज तुमने बॉल को दीवार पे फेंका, तो दीवार क्या पीछे हट जाती है क्या? एक बार ऐसा हुआ था, नंदिनी, हुआ था ऐसा? नंदिनी ने टेनिस बॉल को फेंका दीवार पे, दीवार पीछे खिसक गई। आज तक नहीं होना ऐसा? काव्या हुआ है कभी ऐसा? तो वही सिचुएशन है ये। इफ यू हिट अ वेरी हैवी ऑब्जेक्ट विद अ लाइट ऑब्जेक्ट, heavier object would be at rest, whereas lighter object क्या करता है? रिबाउंड करता है। वो हम देख लेते हैं रिबाउंड करता है नहीं करता है। उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करो। अब जब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा तो क्या होगा? V1 निकालो, 2 स्मॉल 2 कैपिटल M हो गया ना, ये तो U2 तो वैसे ही जीरो है, क्या फर्क पड़ रहा है इससे? तो ये तो जीरो ही हो गया। प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है? M1 तो बहुत छोटा है, कैपिटल M डिवाइड बाय स्मॉल m कैपिटल M। तो V1 आएगा हमारा, स्मॉल m तो नेग्लिजिबल है, उसको हटा ही दो। तो माइनस कैपिटल M बाय कैपिटल M U1। लो कर लो बात, माइनस U1। तो मैंने बोला तो था।
तुमने U1 बोला था ना, कहाँ रिबाउंड कहाँ बोला तुमने, नेगेटिव साइन ऑब्वियसली नहीं बोला। पीछे जाएगा सर, वो तो ऑब्वियस है। तो नेगेटिव वेलोसिटी हो गई ना, रिबाउंड हो रहा है वो। यहाँ पे सारा वेक्टर्स में काम हो रहा है। यू आर स्टूडेंट फिजिक्स में डायरेक्शन के साथ बताना है, ठीक है। यू आर राइट, गुड। तो मतलब अगर एक हेवियर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, लाइटर ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है, तो हेवियर ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट, whereas लाइटर ऑब्जेक्ट विल रिबाउंड विद द सेम स्पीड, नेगेटिव वेलोसिटी। लिख लो उसको हिंदी में भी, ठीक है। स्टेटमेंट लिखो उसका। इफ अ लाइटर ऑब्जेक्ट, if a lighter object collides with with a heavier object at rest, collides with heavier object at rest, the lighter object will rebound, the lighter object will rebound with same speed, whereas whereas the heavier object whereas the heavier object will remain at rest. Situation number 3. इस बार small m is very large compared to m2 which is very small, and u2 वापस रेस्ट पर है, और ये u1 से आ रहा है। अब क्या होगा? हाथी चलता हुआ आ रहा है, चूहा बैठा हुआ है रेस्ट पे आराम से रोड के बीच में, और उससे टकरा गया। काव्या सोच रही क्या होगा। फॉर्मूला यूज कर लो। क्या रहा है v2? 2mu1 बाय कैपिटल M था ये। ये तो जीरो ही हो गया था। m प्लस m m ही हो जाएगा। 2u1, the lighter object will move with double the speed of the heavier object. Practically yes, ऐसे ही होगा। जो लाइटर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था वो डबल की स्पीड से जाएगा, ताकि दोबारा कभी कोलिजन ना हो। व्हाट अबाउट द लाइटर, द हेवियर ऑब्जेक्ट को क्या होगा? u2 तो जीरो था, m माइनस स्मॉल m प्लस स्मॉल m कैपिटल M बहुत बड़ा है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। The large heavier object will keep moving the same velocity. Heavier object will keep moving with the same velocity. इसका स्टेटमेंट अपने आप से लिख लो।
Write the statement onwards. So Hmm. when we get a question with like actual masses, Hmm. we can't use this, right? Hmm. Because there'll be side difference. नो, फिर उसमें ये इतना एग्जैक्ट आंसर नहीं है। हमने या तो यहाँ पे अज्यूम कर लिया दैट हेवियर मास इज टू हैवी, दैट Like इज इफ way यू more. इफ यू If we are given like 1010, हाँ, तो फिर 10 को तुम नेग्लेक्ट कर दो ना। 1000 + 10 कंसिडर्स 1000 ओनली। 1000 - 10 कंसिडर 1000 ओनली। okay, तो फिर हम अप्रॉक्स लेके यही करेंगे। हाँ हाँ। ठीक है। आगे बढ़े अब। इन सब में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉलो हो रहा है। हाँ, तो हो गई कंजर्वेशन। इसमें हमने अप्रोक्सीमेशन ले लिया ना। वैसे वैसे एक्चुअली हो ही रहा है, बिकॉज परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन है ये। नहीं भी होती तब भी कोलिशन होता, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, बट फॉलो होता है। लेकिन हो ही रहा है कि यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेशन किया हुआ है, इसलिए वैसे देखा जाए तो नहीं होगा। बिकॉज व्हाट वी हैव डन इज 1000, जैसे इसने बोला 1000 + 10 kg, अगर हमने मास लिया इसको हमने 1000 ले लिया। 1000 - 10 को भी हमने 1000 ले लिया। तो वैसे देखा जाए तो हमने अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा यहाँ पे किया है। तो इन द ट्रू सेंस, न्यूमेरिकली सेंस में नहीं होगा, लेकिन अदरवाइज इट्स ओबेड। ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? If collision in elastic, if the collision in elastic, then उस सिचुएशन में मोमेंटम तो कंजर्व होगा। PF would be PI. Kinetic energy will not be conserved. Coefficient of restitution will be less than 1 or equal to 0। 0 1 के बीच में होगा। And K final will be less than K initial. There will be some loss in kinetic energy. Kinetic energy will not be conserved. टोटल एनर्जी कंजर्व होगी। हम्म। टोटल एनर्जी कंजर्व। हाँ, टोटल एनर्जी हमेशा ही कंजर्व होती है। टोटल, हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी तो आ ही नहीं रही। क्या? पोटेंशियल एनर्जी तो आ ही नहीं रही। नहीं नहीं, पोटेंशियल एनर्जी जो है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन इसमें क्या हीट लॉसेस होंगे ना। जो तुम टोटल एनर्जी की बात कर रही हो उसमें हीट, जो भी लॉस हुआ एनर्जी का वो हीट में कन्वर्ट हो गया।
So you are talking about all kind of energies. When you talk about all kind of energies, energy is always conserved. लेकिन हम मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है. फाइनल काइनेटिक एनर्जी वुड बी लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. वो डिफरेंस कहाँ जाएगा? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट. मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ. जब किसी भी गन वगैरह को टेस्ट किया जाता है, तो एक वुडन लॉग होता है. उस वुडन लॉग में उस गन को फायर करते हैं. तो वुडन लॉग में जब तुम गन को फायर, बुलेट को फायर करोगे, तो क्या होगा? ये एम्बेड हो जाएगी इसमें. ठीक है. एज अ रिजल्ट ये दोनों इकट्ठे सेम स्पीड से जाएंगे. उसके बाद कोलिशन के बाद एंड ये पेंडुलम आगे चला जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा आगे. इस एंगल को मेजर करते हैं, और उस एंगल को मेजर करने के बाद हमें पता लग जाता है कि उस बुलेट की इनिशियल स्पीड कितनी है. तो ये जो यहाँ पे कोलिजन होगी, वो होगी कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन. बिकॉज आफ्टर कोलिजन, अगर मैं इसको कैपिटल एम ले लूँ, इसको स्मॉल एम ले लूँ, इसकी वेलोसिटी u1 को u ले लूँ, और इसकी वेलोसिटी u1 को u ले लेता हूँ, है ना. उसकी वेलोसिटी को मैं u2 को 0 ले लेता हूँ, तो मोमेंटम तो कंजर्व होगा. लेकिन आफ्टर कोलिजन क्या होगा? दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है. तो दिस इज कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन. If E is equal to 0, then the collision is called completely inelastic collision. But the two bodies move together. The two bodies move together after collision. क्या होगा इक्वेशन? इसका मोमेंटम है mu, वो रेस्ट पर है, और फाइनली मोमेंटम कितना होगा? दोनों सेम स्पीड से मूव करेंगे. फिर आफ्टर collision, the wooden log and the bullet will move with a common velocity. So this is what happens in a completely inelastic collision. The two objects move together, but there will be tremendous loss of kinetic energy. तो common velocity क्या होगी? mu divided by m plus m. इस velocity से ये move करेंगे, but there will be loss of kinetic energy. तो जब ये दोनों इस velocity से move करेंगे, then you can apply conservation of energy principle. यहाँ पे total energy मैकेनिकल, यहाँ पे total मैकेनिकल एनर्जी. उससे तुम्हें एंगल का पता लग सकता है, कितनी हाइट पे जा रहा है उसका भी पता लग सकता है. अगर मैं इसको रेफरेंस लाइन मान लूं सपोज, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन कंजर्व हो गया. लेकिन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सेम नहीं होगी, वो कम होगी. बट कोलिजन के बाद ये इकट्ठा आगे चलेगा. तो सपोज दिस इज द सिचुएशन नंबर 1, दिस सिचुएशन नंबर 2. तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी at 1 will be equal to total mechanical energy at 2. Because collision तो खत्म हो गई ना यहाँ पे. collision के बाद conservation of mechanical energy will take place. तो इस पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है. इज इट नेसेसरी कि सेकंड वाली बॉडी रेस्ट पे? हाँ, वो तो रेस्ट पे दे रखा है. नहीं है तब भी ले सकते हैं हम, तब भी दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगी. अगर सेकंड बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, फिर भी आफ्टर कोलिजन वो बुलेट उसमें रेस्ट पे आई जाएगी एम्बेड होके. तो कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन में द टू ऑब्जेक्ट मूव टुगेदर आफ्टर कोलिजन. अब बताओ यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी है टोटल? काइनेटिक पोटेंशियल तो 0 है, बिकॉज इसको मैंने रेफरेंस लाइन मान लिया. काइनेटिक कितनी होगी? हाफ दोनों का टोटल मास इनटू ये वाली वेलोसिटी का स्क्वायर. जब वो मास यहाँ पे आएगा, तो उसकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? m प्लस एम जी एच पोटेंशियल. काइनेटिक कितनी हो जाएगी? 0, बिकॉज ऑब्जेक्ट विल कम टू मोमेंटरी रेस्ट. पेंडुलम बन गया ना ये. इससे हम हाइट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं. तो 1/2 m प्लस एम, v की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दो, m² u² बाय
m प्लस m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस m इंटू जी एच। ये किससे कट जाएगा? सो यू कैन फाइंड द हाइट up to which this pendulum will rise. h निकालना था ना मेरे को, तो h का क्या फॉर्मूला होगा? m स्क्वायर u स्क्वायर बाय 2g m प्लस m का होल स्क्वायर। तो यूजिंग दिस आई कैन फाइंड हाइट ऑल्सो। और अगर इस पेंडुलम की लेंथ l है, ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा l cos थीटा। पेंडुलम की पूरी लेंथ l है, तो h कितना हो जाएगा? h हो जाएगा l माइनस l cos थीटा। तो आई कैन फाइंड थीटा ऑल्सो। तो completely inelastic collision में two objects move together after collision. Two bodies get stuck together and the losses would be maximum. और वो एनर्जी कहाँ पे जा रही है? वो कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी। तो अगर कोई न्यूमेरिकल इनइलास्टिक कोलिजन पे आएगा तो मोमेंटम कंजर्व कर लेंगे और ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। जो भी ई की वैल्यू दे रखी होगी उसको ही सॉल्व कर सकते हैं हम, क्योंकि ई का फॉर्मूला हमारे पास था ना, v2 माइनस v1 बाय और मोमेंटम कंजर्वेशन। बिकॉज अननोन तो दो ही होंगे ना, v1 v2। ये क्वेश्चन इसने भेजा हुआ था, असाइनमेंट है अभी, वर्क पावर एनर्जी का। देखना, वर्क पावर एनर्जी नहीं है, दिया तो शायद मैं लास्ट क्लास में। दिखाना। क्वेश्चन 81 करना, 81 ऑफ द असाइनमेंट ऑन पेज 8, वर्क पावर एनर्जी वाला। I don't have a sign. अरे इसका मैंने वो नहीं सेंड किया था, पीडीएफ। ऐसे कैसे हो गया? काव्य इसका फोटो शेयर करना, 8 क्वेश्चन 81 का ग्रुप में डालो। मेरे पास भी नहीं है। हम्म। मेरे पास भी नहीं है सर। असाइनमेंट नहीं है ऐसे? किसके पास असाइनमेंट है फिर? नंदिनी, यू मस्ट बी हैविंग। काव्य उसके जिया के पास भी होना चाहिए। ऐसे मेरे को ढूंढने दो, मेरे को पता नहीं। एक अरे तुम्हें तो हार्ड कॉपी भी दी थी मैंने। यस सर, मैं देख रही हूँ कहाँ रखा है। एक तो क्वेश्चन 81 की पिक्चर भेजनी है।
हो गया? You can, if you remember the formula, you can substitute straight up in the formula, or else you have to use conservation of momentum and coefficient of restitution वाला formula. एक तो ये यूज कर, अगर फॉर्मूला याद नहीं है v1 v2 का, यू कैन यूज दिस वन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. When they say that they are approaching each other, does that mean कि वो उल्टी directions में आ रहे हम्म, हैं? एक 1 मिनट. Approach each other with velocities v1 v2 respectively. अप्रोच तो वैसे भी हो सकता है, सेम डायरेक्शन भी हो सकता है, तो यू हैव टू टेक द सेम डायरेक्शन. वो अच्छा, हेड, उसमें हेड ऑन लिखा होगा ना, ऑपोजिट डायरेक्शन. सो विल टेक देम इन सेम डायरेक्शन. तो ये वाला फॉर्मूला अगर वो याद, जो डिराइव किया था वो याद नहीं है, तो ये यूज कर लो. तो यूजिंग दिस फॉर्मूला you'll have 1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 जो फाइंड करना है. u1 माइनस u2 दे रखा है, ठीक है. u1 तुम 20 ले लो, उसको 10 ले लो. m1 is 10, u1 20, m2 is 20 and u2 is 10. एंड सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला. दूसरा इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो. m1 u1 कितना हो गया? 200. m2 u2 is also 200 is equal to m1 v1, which is 10 v1 plus 20 v2. So 400 is equal to 10 v1 plus 20 v2. ये कट जाएगा. तो v1 plus 2v2 is equal to 40. और दूसरी यहां से आ रहा है इक्वेशन, वो क्या होगा? v2 minus v1 is equal to 10. दोनों को ऐड कर दो. तो इफ यू ऐड, v1 कट गया, 3v2 is equal to 50. v2 आ गया 50/3. And in case you remember the formula, you can directly substitute in the formula. जो मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था ना v2, उसका वो याद है तुम्हें तो कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे कर लो. ये ज्यादा इजी है तो मेरा याद करना. ठीक है, ऐसे करो. क्वेश्चन 79 करो. तो ग्रुप में भिजवा दो. हम्म. तो ग्रुप में भिजवा दो क्वेश्चन. 79. पर 79 है नहीं. 80 onwards है. अच्छा, जी सेंड करो वापस से. कौन तुमने सा क्वेश्चन? 79. ठीक है. Is this the last topic for this chapter? या पावर करना है बस थोड़ा सा. फ्राइडे वाले क्लास में होंगे ना तुम? क्यों? वो तो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होगी, और क्वेश्चन कराऊंगा एक्स्ट्रा. I have physics paper on Friday. उसके बाद मुझे 3 दिन ग्राइंड करना पड़ेगा क्योंकि मंडे केमिस्ट्री पेपर है. आज क्या है?
आज फ्राइडे, अच्छा वेडनेसडे तो होंगे ना क्लास में। हाँ। हाँ तो वेडनेसडे हो जाएगा वो, नॉट फ्राइडे, वेडनेसडे। तो पहले पार्ट में दिस इज m एंड दिस इज 19m, यही है ना। u2 इज 0, u1 को u ले लेते हैं। आफ्टर कोलिजन दिस इज m, what percentage of kinetic energy of moving particles transfer to stationary particle when moving particle strike a stationary particle, when the moving particle strike with this stationary particle of mass 19 times its mass. तो this is the first one. तो सबसे पहले तुम्हें निकालना पड़ेगा इसमें v2। v2 निकालो। You can use direct formula or you can use conservation of momentum and that stuff. किससे यूज करो, v2 निकालो। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर कंजर्वेशन मोमेंटम यूज करना पड़ेगा। mu प्लस 19m इंटू 0 इज इक्वल टू mv1 प्लस 19mv2। तो u इज इक्वल टू v1 प्लस 19v2। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, 1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2। u1 u है, u2 तो 0 था। दूसरी इक्वेशन ये है, पहली इक्वेशन ये है, दोनों को ऐड कर दो v2 आ जाएगा। I've used conservation of momentum and coefficient of distribution.
तो if you add these two, क्या आ रहा है? 2u इज इक्वल टू 20v2 है ना, v2 आ रहा है u/10। अगर तुमने किसी ने फॉर्मूला यूज किया है डायरेक्ट, उससे क्या, उससे ये आ रहा है ना, तो v2u/10 आ गया। अब क्वेश्चन समझो हो क्या रहा। उसने पूछा व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो एक तो चीज है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड, कितनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इसकी? तो पहले काइनेटिक एनर्जी 0 थी, सेकंड मास की ना। अब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई सेकंड मास की? हाफ 19m इंटू v2 स्क्वायर, एंड इनिशियल इसकी 0 थी। तो मतलब जो भी एनर्जी इसके पास है वो टोटली ट्रांसफर वाली ही आई है ना। सो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू द बिगर मास इज दिस। अब लेकिन उसने पूछा व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस दिस वन। तो इस बेचारे की कितनी काइनेटिक एनर्जी थी पहले, परसेंटेज कैसे निकलेगा? परसेंटेज ऑफ के ई ट्रांसफर्ड विल बी इसका काइनेटिक एनर्जी 1/2 19m इंटू v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग पार्टिकल, स्मॉलर पार्टिकल, ये इंटू 100, बिकॉज यू आर फाइंडिंग परसेंटेज। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है तुम्हें। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर कितनी हुई है? इसकी फाइनल एनर्जी माइनस इसकी इनिशियल एनर्जी जो कि 0 थी, डिवाइडेड बाय इसकी एनर्जी इन द बिगिनिंग इनटू 100। सो दिस इज हाउ यू फाइंड परसेंटेज एनर्जी ऑफ ट्रांसफर्ड। इसमें v2 सब्स्टिट्यूट कर दो। कौन बोल रहा है? नहीं चल तो रहा है। हैं? अच्छा तो, अच्छा तो क्या करना है? अच्छा, क्या आंसर आ रहा है देखो इसमें। 19%। ओके, हाफ से हाफ कट गया, m कट जाएगा, 19, v2 कितना है? u/10। सो 19% आ गया। इसका सेकंड पार्ट क्या था? द सेकंड पार्ट, इट इज 1/19 ऑफ its मास। तो सेकंड, सेकंड इक्वल इन मास। अच्छा ठीक है। तो तुम ऐसा करना, ये दोनों पार्ट दो खुद से करो। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। जिया ने एक अपना क्वेश्चन पेपर भेजा था, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 करो ट्राई इसका। बॉम्ब ऑफ मास 5 kg एक्सप्लोड वाला करो क्वेश्चन। कौन है ग्रुप में? देखो, इसने वेडनेसडे को सेंड किया था पेपर, क्वेश्चन नंबर 11।
इसका मास है 5 kg। जो इक्वल masses हैं, they fly off perpendicularly and they are in the ratio 1:1:3, right? तो इसको m ले लो, इसको भी m ले लो, इसको 3m ले लो। So m plus m plus 3m will be how much? 5 kg। m आ जाएगा 1 kg। So we have 3 fragments, 1 kg, 1 kg and 3 kg. So this is 1 kg. This is also 1 kg, and the third one will fly in this direction. इनके वेलोसिटीज भी दे रखी है। इसकी वेलोसिटी है 60, इसकी भी वेलोसिटी है 60, और थर्ड का जो मास है वो कितना है? 3 kg। इसकी वेलोसिटी में निकाल ली है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम? कंजर्वेशन ऑफ एंगल, कंजर्वेशन मोमेंटम लगा देते हैं। दिस इज बेसिकली कोलिजन इन 2 डायमेंशन। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। या तो हम ये कर सकते हैं कि इन द बिगनिंग व्हाट इज द मोमेंट ऑफ द सिस्टम? पूरे इट इज 0। एग्री? द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0। तो आफ्टर कोलिजन भी मोमेंटम ऑफ द सिस्टम 0 होना चाहिए। इस वाले मास का मोमेंटम कितना हुआ? 1 × 60। इसका कितना हुआ? 1 × 60। एंड दोनों इक्वल हैं एंड बोथ आर 60-60। तो इनका रिजल्टेंट मोमेंटम कितना हो जाएगा? इफ यू रिमेंबर, आई टोल्ड यू दैट इफ 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्ट एट 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना होता है? √2 टाइम्स ईच। याद आ रहा है? वंस अपॉन ए टाइम तुम्हें बताया था कि अगर 2 वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, 60 डिग्री पे एक्ट करते हैं, तो उनका 90 पे एक्ट करते हैं, तो उनका रिजल्टेंट √2 टाइम्स ईच हो जाता है। बोलो। स्लाइटली डिफरेंट किया है सब कुछ। उससे भी कर सकते वैसे रिजॉल्व करके कर लो। हाँ, फिर मैंने cos 45 लेके, क्योंकि इक्वल हो गया तो फिर। हाँ, सो हम बिना रिजॉल्व करके कर रहे हैं, बिकॉज दो 2 मासेस आर इक्वल, तो उनका मोमेंटम मैंने रिजल्टेंट निकाल दिया। ये मोमेंटम और इसका मोमेंटम इक्वल होना चाहिए, बिकॉज इनिशियल मोमेंटम 0, तो फाइनल मोमेंटम भी सेम होना चाहिए। तो इसका मोमेंटम कितना है? इसका 3। मोमेंट इसका मोमेंटम है 2 √60, उनका रिजल्टेंट। इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव लेना पड़ेगा मुझे, 3v। तो 0 = 60 √3 -3v, और 3v = 60 √3। तो v, √2 √3 हाँ 2 आना चाहिए ना। √3 लिखा है आपने। अच्छा सॉरी, तो ये आ गया तुम्हारा 20 √2 मीटर/सेकेंड एट 45 डिग्री। आई एम गेटिंग द सेम आंसर, बट मेरा नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव इसलिए आएगा बिकॉज हमने डायरेक्शन ऑपोजिट ली ना उससे। जैसे ये डायरेक्शन इधर है, तो ये डायरेक्शन इसकी उस ऑपोजिट है। मैंने ऑलरेडी उसको ऑपोजिट कंसिडर करके नेगेटिव ले लिया था। समझ गया मैंने ऑलरेडी उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लिया ना। मैंने इसकी वेलोसिटी इधर ली है, इसकी वेलोसिटी इधर ली है, तो ऑलरेडी आई हैव टेकन दैट इनटू कंसिडरेशन। तो मेरे वाले में क्या डायरेक्शन लिखूं? हम्म मेरे वाले में क्या डायरेक्शन लिखूं? डायरेक्शन लिखोगे ऑपोजिट टू द, 2 balls। हाँ, रिजल्टेंट ऑफ द 2 अदर balls of equal masses। हम्म
वो समझ नहीं। देखो ऐसा करो तुम इसको रिजॉल्व, पहले मैं तुम्हें कोलिजन टू डायमेंशन बता देता हूँ, ठीक है? अभी फॉर द टाइमिंग इसको होल्ड कर लेते हैं। कोलिजन इन टू डायमेंशन, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब तक हमने क्या किया था कि द टू बॉडीज दे वर मूविंग द सेम डायरेक्शन in a straight line, and after collision also they were traveling in a straight line. So जो जो हमने अभी तक पढ़ा था, it was collision in one dimension. But collision two dimension में क्या हो सकता है कि suppose there are two masses m1, its velocity is u1, the other mass is m2 with velocity u2. u1 is more than u2, definitely they collide. But after collision what happens is एक मास ऐसे जा रहा है with velocity v1, दूसरा मास ऐसे जा रहा है with velocity v2. That is, after the collision they are not traveling in a straight line, but they are traveling in different directions. तो इसको बोला जाता है collision in two dimension. तो इस बार मुझे मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा along x axis and along y axis. बनाओ डायग्राम। तो what we do is we resolve the velocities in two dimension. इसकी वेलोसिटी v1 है, तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी जाएगी? v1 cos थीटा। थीटा के साथ हमेशा cos होता है कॉम्पोनेंट। ये वेलोसिटी है v1 sin थीटा। v2 की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी जाएगी? v2 cos फाई, और इस डायरेक्शन में v2 sin फाई। देख लो एक बार। We have resolved the velocities in two dimension. थीटा के साथ वाला कॉम्पोनेंट cos, दूसरा कॉम्पोनेंट sin. अब we'll apply conservation of momentum along x direction, because momentum is a vector quantity. You have to conserve it with direction. तो बिफोर कोलिजन मेरे को बताओ x डायरेक्शन में कितना मोमेंटम है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को मैंने x डायरेक्शन ले लिया है, तो m1 u1 plus m2 u2. So this is the momentum along x-axis before collision. After collision क्या हो रहा है? इसका मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 cos थीटा, इसका हो जाएगा m2 v2 cos फाई। m1 v1 cos थीटा, दूसरे का हो जाएगा m2 v2 cos फाई। देखो इसमें कोई डाउट है? We have basically conserved the momentum in the x direction, because momentum is a vector quantity, so we have to take care of the direction. Next is along y direction. अब मुझे बताओ बिफोर कोलिजन
वाई डायरेक्शन में कितना मोमेंटम है यहाँ पे? 0। जीरो। द पार्टिकल्स एवर बेसिकली मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वाई डायरेक्शन में मोमेंटम जीरो है। जबकि इसमें क्या हो रहा है, उसका होगा m1 v1 साइन थीटा ऊपर की तरफ। ऊपर की डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो नीचे की डायरेक्शन को मेरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा, m2 v2 साइन फाइ। अब नेगेटिव साइन क्यों आया है? बिकॉज उसकी डायरेक्शन उल्टी है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने मोमेंटम को ऑलरेडी नेगेटिव ले लिया था बिकॉज डायरेक्शन ऑपोजिट थी। बट इफ आई टेक प्लस, तो ऑटोमेटिकली v2 v1 का नेगेटिव आएगा। तो अगर ऐसी कोलिजन होती है 2 डायमेंशन में, तो मोमेंटम को हम 2 डायमेंशन में कंजर्व करते हैं। इस पे अक्सर एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन क्या होता है वो लिखो एक बार। वो क्वेश्चन ये होता है कि सपोज दो मासेस हैं, दोनों इक्वल हैं, दे कोलाइड perfectly elastically and the second mass is at rest. Prove that they will move perpendicular to each other after collision. लिखो, two equal masses, collide perfectly elastically, in 2 dimension such that one particle is at rest, such that one body is at rest. Show that they move mutually perpendicular to each other, after collision. तो हमें क्या शो करना है? बेसिकली इसी डायग्राम से हम शो कर देंगे। थीटा प्लस फाइ कितना होना मांगता है? 90। थीटा प्लस फाइ वुड बी 90 डिग्री। तो हमें क्या क्या गिवन है? एक तो गिवन है m1 = m2, उसको m ले लो, और दूसरा में दे रखा है u2 = 0। दोनों मासेस इक्वल है, सेकंड मास रेस्ट पर है। तो अगर ऐसा होगा तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी तुम्हारी, बताना। m1 को m ले लिया, u1, ये 0 हो गया, ये हो गया m v1 cos थीटा, ये हो गया m v2 cos फाइ। देखो जरा, m1 m2 को मैंने m लिख दिया और u2 को 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया। m थ्रू आउट कट जाएगा, कॉल इट इक्वेशन 1। अब इसमें देखो क्या करोगे, दिस वुड बी 0 = m कॉमन आ जाएगा थ्रू आउट, है ना। m को 0 कर दो, लेफ्ट में ले आओ, call it equation 2। So we have replaced m1 m2 by m, u2 as 0। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को स्क्वायर करके ऐड करो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। You have to use the formula a plus b का whole square, a minus b का whole square, squaring and adding।
तो इसको स्क्वायर करोगे और ऐड करो तो u1 स्क्वायर प्लस 0, ये हो जाएगा v1 कॉस थीटा प्लस v2 कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस v1 साइन थीटा माइनस v2 साइन फाइव का होल स्क्वायर। तो माइनस कैसे हुआ v1 साइन थीटा माइनस v2 साइन फाइव? तो डायरेक्शन ऑपोजिट ही ना। तो लाइक फर्स्ट इक्वेशन में तो वो पॉजिटिव है। है। उस फर्स्ट वाले में जिसको आपने स्क्वायर किया उसमें हाँ तो वो पॉजिटिव है। हाँ, तो पॉजिटिव रहेगा वो। इसमें तो पॉजिटिव रहेगा, इसमें माइनस है तो माइनस आ गया। अच्छा। अब जरा देखो, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। सिमिलरली इसमें v2 स्क्वायर कॉमन ले लो एंड आइडेंटिटी लगा दो। वो cos थीटा प्लस फाइव आ गया मल्टी। तो u1 स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा v1 स्क्वायर, ये हो जाएगा v2 स्क्वायर, यहाँ पे 2v1 v2 कॉमन ले लो तो क्या आएगा, हाँ, कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव। ये किसकी आइडेंटिटी है? cos थीटा प्लस फाइव। यस, cos 5 plus 5. राइट। तो कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी है ना ये। तो कॉस थीटा प्लस फाइव। नाउ वी आर वेरी क्लोज टू आवर आंसर। तो वी हैव दिस इक्वेशन u1 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस फाइव थीटा प्लस फाइव। अब हमें सिंस ये कोलिजन इलास्टिक है, परफेक्ट इलास्टिक, तो क्या बचा है हमारे पास? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो इस बार। नाउ वी हैव टू यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम u1 स्क्वायर, दूसरे का तो जीरो था, हाफ एम v1 स्क्वायर हाफ एम v2 स्क्वायर। हाफ एम थ्रू आउट काट दो तो u1 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रिंसिपल वी गॉट द इक्वेशन नंबर 4। अब चुपके से u1 स्क्वायर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 4 से v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर कहेगा, u1 स्क्वायर डाल दो, ये कट जाएगा, है ना। तो यूजिंग these two equations we have u1 स्क्वायर इक्वल टू u1 स्क्वायर 2v1 v2 cos थीटा प्लस फाइव। तो 0 इक्वल टू कॉस थीटा प्लस फाइव। कॉस 0 कब होता है? 90 डिग्री पे। कॉस इज 0 एट 90 डिग्री। तो ये भी आ सकता है 3 मार्क का, एनसीईआरटी का यही है।
तो प्रीवियस क्वेश्चन में बेसिकली हमें इसी तरह से रिजॉल्व करके कर सकते थे, मैंने इसमें डायरेक्टली कर दिया था। नंदिनी, उस क्वेश्चन पेपर में गलती से ना उसने कंप्यूटर ऑपरेटर ने वर्क पावर एनर्जी भी लिखा हुआ है नाम। तो बेसिकली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। कितना टॉपिक पे? जो क्वेश्चन पेपर है ना उसमें नाम जो लिखा है ना उसका क्वेश्चन पेपर का, इट्स रिटन laws of अच्छा, motion and work power energy, but it's not work power energy, is basically that only. ओके। लिख लिया सब लोगों ने? Yes. हाँ। Yes. अब प्रीवियस क्वेश्चन में तुम देखो, हम यहाँ पे ये नहीं अज्यूम, इसको छोड़ो, जो मैंने किया था उसको भूलो। हम ये मान के चलते हैं कि ये थीटा एंगल पे जा रहा है, ठीक है। तो यू नो द मोमेंट, इसको भी हटाओ, जस्ट फॉरगेट दिस। हमें दो मोमेंटम पता है दोनों डायरेक्शन में 60-60। इसका हम ना एंगल पता है 45 डिग्री, हम इसको थीटा ले लेते हैं। तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में? 3v cos थीटा। इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? 3v sin थीटा। जो ये वाला मास है उसका मोमेंटम मैंने दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दिया। अब इस मोमेंटम को मैं इससे इक्वेट कर दूंगा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोमेंटम इक्वेट करना है ना, बिकॉज इनिशियल मोमेंटम जीरो था। तो 3v cos थीटा इज इक्वल टू 60, और ये भी इक्वेट हो जाएंगे 3v sin थीटा इज इक्वल टू 60। इक्वेट क्यों करे मैंने? बिकॉज इनिशियल द बॉम्ब वाज एट रेस्ट इन द बिगनिंग, तो उसका इनिशियल मोमेंटम वाई डायरेक्शन में भी जीरो था और एक्स डायरेक्शन में भी जीरो था। तो या तो मैं ऐसे लिखूं 3v cos थीटा माइनस 60 इक्वल टू जीरो, बात तो वही है। अब जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो टेन थीटा कितना आएगा? 1। उससे प्रूव हो जाएगा कि थीटा 45 है। द थर्ड पार्टिकल इज मूविंग एट 45 डिग्री। हमें अज्यूम नहीं करना, हमें शो करना है। बिकॉज अगर मासेस इक्वल नहीं होते तो थीटा कुछ और भी आ सकता था। गॉट इट? तो थीटा 45 आ जाएगा, फिर चुपके से थीटा को किसी भी एक में 45 सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 3v cos 45 होता है 1/√2 इज इक्वल टू 60। v इज इक्वल टू 20√2 आ गया आंसर। If I've taken the two particles x-axis के ऐसा inclination पे, तो then तो I can take 45 degree ऐसे ही। नहीं नहीं, यू कांट। अगर मान लो ये 2 kg होता एक पार्टिकल, Because the masses are equal, momentum is equal, तो नहीं वो iso अज्यूम वी हैव टू शो इट, वो मार्क्स काट लेगा टीचर। सो यू जस्ट शो इट लाइक दिस, कि इसको थीटा लेके इक्वेट करो और फिर tan थीटा को 1 शो कर दो, थीटा 45 आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं तो 45 कैसे अज्यूम कर लिया तुमने? हाउ कैन यू अज्यूम दे आर मूविंग द, नहीं तो थर्ड पार्टिकल कैसे जा रहा है वो तुमने कैसे अज्यूम किया? वो तुमने अज्यूम कर लिया ना। these two are perpendicular तो, and they are also equal। तो अगर परपेंडिकुलर है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 30 हो ये 60 हो। और वो दोनों equal masses है और तो, equal तो momentum। तभी तो वी आर शोइंग इट दैट tan थीटा इज 45, tan theta is 1. So it's better to, rather than assuming, show it that angle is 45 degree. Where they'll ask at what angle they are moving after collision, at what direction and what velocity the third particle moves is the question. So angle is 45 degree and V is this much. ठीक है? So that's it. Revise कर लेना सारा। और फिर जो 3 kg वाला मास है उसका थीटा कैसे पता कि उधर 45 पे जा रहा है? मैंने कहा बोला थी, मैंने निकाला है 45, दोनों को डिवाइड किया है, इन दोनों को डिवाइड करने पे tan थीटा बना रहा है। तो इसका हमें कैसे पता है थीटा या एंगल बना रहा है कोई और एंगल? फाइव ले लो, tan phi 1 आ जाएगा। कुछ भी नाम दे दो उसको नाम से क्या फर्क पड़ता है? तो ये आपने 1/√2 बता दिया।
हाँ 1/√2 कहाँ से आया? 1/√2 √2। cos 45 थीटा की वैल्यू डाल दी ना 45 cos 45 1/√2 होता है। अच्छा आपने मैं तो थीटा निकालने के बाद मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओ ठीक अच्छा है। अदर दूसरा मेथड ये कि इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तब भी वही आंसर आएगा जो मैंने पहले वाला किया था। तो आपने अच्छा थीटा थीटा में आपने 45 डाल तो दिया, अगर मैं ठीक है। स्क्वायर करके ऐड करूंगा तब भी वही आंसर आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। हाँ ठीक है, राइट डन। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मोर क्वेश्चंस, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। एंडिंग द क्लास। थैंक यू सर।